नमस्कार दोस्तों, चलते हैं अब आगे की ओर और आगे अपन डिस्कस करेंगे मानव शरीर के तंत्र के अंदर की ओर अपन डिस्कस कर रहे थे। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था दोस्तों कि किस तरह से कंकाल तंत्र कार्य करता है और कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है और इनके कौन कौन से भाग होते हैं और सभी भाग किस किस प्रकार से कार्य करता है। मनुष्य के अंदर कुल कितनी अस्थियां होती है, कपाल में कितनी होती है, फेस में कितने होते हैं, इन सब की अपन ने डिस्कस किया था भली भांति। अब हम आगे की ओर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, और अपना जो टॉपिक होगा अब अपना जो टॉपिक होगा वो होगा प्रजनन तंत्र। कौन सा? प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे कि क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए हम रिप्रोडक्टिव की ओर मुड़ते हैं। सबसे अहम पॉइंट टॉपिक है ये अपने दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। यदि आपको बताना चाहूँगा मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण की बात कि जीव अपनी संख्या में वृद्धि करे, जीव अपनी संख्या में वृद्धि करे तो हम उसे प्रजनन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। और जीव के सभी प्रजनन तंत्र जो होते हैं, जो सम्मिलित रूप में होते हैं, इस तरह से भाग लेने वाले, वो सारे के सारे प्रजनन तंत्र कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसी प्रजनन तंत्र की डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शानदार टॉपिक है, इनसे भी 2-4 क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण है अपना प्रजनन तंत्र। तो सबसे पहले प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जीवों का वृद्धि होना, जीवों की संख्या में वृद्धि की बात करते हैं। तो जिस प्रक्रम के द्वारा, किस प्रक्रम के द्वारा? जिस प्रक्रम के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे दोस्तों हम प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रजनन कहते हैं दोस्तों। उसे हम प्रजनन कहते हैं। तो अपन डिस्कस कर रहे थे यहां पे कि जिस प्रक्रम द्वारा, किस प्रक्रम द्वारा? जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं दोस्तों। रिप्रोडक्शन, क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन जो है दोस्तों वो जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण माना जाता है। क्या माना जाता? सर्व प्रमुख लक्षण माना जाता है कि सबसे पहला ऐसा लक्षण है दोस्तों जो जीवों में सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। ये ऐसे लक्षण जो है उभरे हुए रहते हैं और सर्वप्रथम प्रमुख लक्षणों में शुमार है दोस्तों। ये जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले जितने भी अंग होते हैं, जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले क्या? भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रजनन तंत्र कहते हैं। हम बेसिकली बात करेंगे दोस्तों मानव प्रजनन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? मानव प्रजनन तंत्र की। जो मानव प्रजनन तंत्र होते हैं दोस्तों, वो मानव एक लिंगी प्राणी है। कौन सी प्राणी है? मानव एक लिंगी प्राणी है दोस्तों, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं।
जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे हम नर कहते हैं। जिन जीवों से केवल अंडाणु की उत्पत्ति होती है दोस्तों, उन्हें हम मादा कहते हैं। मानव में प्रजनन तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित और अधिक जटिल होता है दोस्तों। क्या होता है? और अधिक जटिल होता है दोस्तों। तो हम यहां पे बात करेंगे दोस्तों मानव प्रजनन तंत्र की, और मानव प्रजनन तंत्र में चलेंगे लेकर कि मानव एक लिंगी प्राणी है। कौन सा प्राणी दोस्तों? एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। नर और मादा में जो लिंग होते हैं दोस्तों अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं दोस्तों? शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, उन्हें नर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम नर कहते हैं। जो केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें हम नर कहते हैं। जिन जीवों से केवल अंडाणु उत्पन्न होते हैं, जिन जीवों से केवल अंडाणु उत्पन्न होते हैं, उन्हें मादा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अंडाणु को हम दोस्तों ओवम कहते हैं और ये महिलाओं में पाए जाते हैं। शुक्राणु ये स्पर्म्स होता है जो दोस्तों, और यह पुरुषों में पाया जाता है दोस्तों। किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। मानव में प्रजनन तंत्र जो होता है दोस्तों, मानव में जो प्रजनन तंत्र होता है वो अन्य जंतुओं तत्व की अपेक्षा अधिक विकसित भी होते हैं और जटिल भी होते हैं। ठीक है ना? कैसे होते हैं? और जटिल भी होते हैं। मानव में जनन अंग जो है मादा में, उनकी उम्र 12 से 13 तक की उम्र में उभर जाते हैं। तो यहाँ जो बात किया जाता है दोस्तों कि मानव में जनन अंग मादा में 12 से 13 वर्ष की उम्र और तथा नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में प्रायः क्रियाशील हो जाते हैं दोस्तों। तो मानव में जो जनन है मानव में
जनन अंग। कौन से अंग? जनन अंग की बात करें, जनन अंग जो है वो मादा में 12 से 13 वर्ष, 12 से 13 वर्ष की उम्र में, तथा नर में 15 से 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में प्रायः क्रियाशील हो जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि मादा में जो जनन अंग का जो क्रियाशील होता है वो कितने वर्षों में होती है दोस्तों? तो 12 से 13 वर्ष में। और नर में जनन अंग की जो क्रियाशील होती है वो कितने वर्षों में होने लगती है? वो होने लगती है दोस्तों 15 से 18 वर्ष की उम्र में। प्रजनन अंग में कुछ हार्मोन्स का स्राव होते हैं। प्रजनन अंग में कुछ हार्मोन्स का भी स्राव होते हैं दोस्तों। इसको मिटा दूं। प्रजनन अंग में कुछ हार्मोन्स का भी स्राव होता है। वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं वो भी पूछे जाते हैं कि हार्मोन्स का स्राव होता है जो शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हैं, जो शरीर में अनेक प्रकार के दोस्तों परिवर्तन लाते हैं। यह हार्मोन्स अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते हैं दोस्तों। ऐसे परिवर्तन मादा में आपको देखने को मिल जाएगा, नर में देखने को मिल जाएगा। मादा में आपको देखने को मिल जाएगा उनकी वक्ष, जनन अंगों पर बाल उगना, ये सब उनके हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण होता है। तो ऐसे परिवर्तन जो है दोस्तों ऐसे परिवर्तन जो है मादा में प्रायः वक्ष और जनन अंगों पर बाल उगना तथा नर में मूछ, दाढ़ी आदि का उगना, ये सारे हार्मोन्स का स्राव के कारण नर और मादा में कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं, जो ये समझा जाता है कि बाल्यावस्था में अब नाबालिग से बालिग, बालिग से नाबालिग क्या है, उनकी परिवर्तन का इस आराम से आसानी से पहचाने जा सकते हैं दोस्तों। मानव में नर तथा मादा प्रजनन अंग जो होता है वो पूर्णतः दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों। दोनों की पहचान अलग अलग है, दोनों में जनन अंग अलग अलग हैं, दोनों में जनन अंग अलग अलग है। मानव में नर तथा मादा प्रजनन अंग जो होते हैं पूर्णतः बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो हम वो अलग अलग की बात करते हैं। नर तथा मादा के जनन अंग पूर्णतया अलग अलग होते हैं। जैसे नर जनन अंग की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? नर जनन अंग की बात करें,
प्रजनन अंग की बात करें वो कौन कौन सी है? जनन कोशिका उत्पादित करने वाले जो अंग होते हैं एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन करने तक पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं वो संयुक्त रूप से नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। आपसे भली भांति पूछने का जो तरीका है पेपरों का वो बिल्कुल ही सरल तरीके से है कि जो नर प्रजनन तंत्र होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो आपको बताना है जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन तक पहुंचाने वाले, निषेचन का मतलब तो फर्टिलाइजेशन करने के काम की बात कर रहे हैं अपन, निषेचन करने वाले के स्थान तक पहुंचाने वाले जो अंग होते हैं संयुक्त रूप से दोस्तों वो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? नर प्रजनन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नर प्रजनन अंग कहलाते हैं। तो चलिए, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले संयुक्त अंग को ही नर प्रजनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नर प्रजनन तंत्र कहते हैं। मानव के नर प्रजनन तंत्र जो होते हैं दोस्तों निम्नलिखित रूप से लैंगिक अंग होते हैं एवं उनसे संबंधित कुछ और भी अंग होते हैं जिनकी डिस्कस करते हैं। मानव के नर प्रजनन तंत्र में मुख्यतः लैंगिक अंग निम्न होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों मेरे, वो देखते हैं। नंबर 1 जिसकी हम बात करेंगे वो सबसे पहले है वृषण एवं वृषण कोश। दूसरा अधिवृषण, कौन? वृषण एवं वृषण कोश। दूसरा है अधिवृषण और तीसरा है शुक्रवाहिका। चौथा शुक्राशय। क्या? शुक्राशय। वृषण एवं वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्र मार्ग और शीशन। आइए चलते हैं दोस्तों, इनमें सभी की एक एक करके अपन अध्ययन करते हैं कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले जो अंग हैं और जनन कोशिकाओं को निषेचन तक पहुंचाने वाले अंग तो संयुक्त रूप से नर प्रजनन तंत्र कहलाते हैं। मानव के नर प्रजनन तंत्र में मुख्यतः जो अंग होते हैं वो सारे लैंगिक जनन अंग कहलाते हैं। वो मुख्य रूप से वृषण एवं वृषण कोश होते हैं दोस्तों। अधिवृषण होता है, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शीशन। ये सारे कुछ प्रमुख जो हैं जो मानव के नर प्रजनन तंत्र में लैंगिक अंग का हिस्सा माना जाता है दोस्तों।
लैंगिक अंग का हिस्सा माना जाता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रोस्टेट। क्या? प्रोस्टेट। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, छोटा छोटा पॉइंट है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पे विर्सन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? विर्सन एवं विर्सन कोश की बात कर लेते हैं। टेस्टेट्स एंड स्कॉटल सैक की बात करते हैं। विर्सन जो है दोस्तों वो नर जनन ग्रंथियां हैं। ये क्या है? यह एक नर जनन ग्रंथियां हैं दोस्तों। यह एक नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती है। जो कैसा होता है दोस्तों? अंडाकार होती है। हम बात कर रहे हैं विर्सन की, विर्सन कोश की बात नहीं कर रहे, हम विर्सन की बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं। यह एक नर जनन अंग ग्रंथियां होती है जो अंडाकार होती है दोस्तों। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। विर्सन नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग माना जाता है। ये विर्सन को जो हम दोस्तों कहते हैं, यह नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? प्राथमिक जनन अंग माना जाता है विर्सन। अब ये विर्सन कहाँ होता है? यह एक थैली में बंद होता है जिसको हम विर्सन कोश कहते हैं। उस थैली को क्या कहते हैं? विर्सन की त्वचा से बनी हुई। किससे बनी हुई? विर्सन की त्वचा से बनी हुई। त्वचा की बनी एक थैली होती है जिनमें ये विर्सन स्थित होता दोस्तों, और ये बाहरी रूप से लटकते रहता है, जिसको आप कभी कभी कहते हो हाइड्रोसिल भी कहते हो दोस्तों। क्या कहते हो? हाइड्रोसिल। मेरा पोथा बढ़ गया। आपको अब अपनी भाषा में बात कर लो। हाइड्रोसिल की बात कर रहा है। हाँ, 2 गुल्लक जो नीचे लटके होते हैं उनकी बात हो रही है, उसे हम विर्सन कहते हैं। 2 होते हैं। उनके बाद देखा गया कि थैली में बंद होता है। तो विर्सन त्वचा की बनी एक थैली रचना में स्थित होते हैं जो शरीर के बाहर लटकते रहते हैं, जिसे हम विर्सन कोश कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? विर्सन कोश कहते हैं। विर्सन की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक, किसका? नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसके द्वारा निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो विर्सन की कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु उत्पादन के लिए दोस्तों जो शरीर का तापमान है, वो शरीर के तापमान कम होनी चाहिए। शरीर का तापमान कम होना चाहिए। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक जो है ताप शरीर के ताप से कम होता है। शरीर के ताप से कम ताप होता है, तब जाकर शुक्राणु उत्पादन होता है दोस्तों। शुक्राणुओं की जो संख्या होती है लगभग वो 20 से 20 लाख तक होती है। शुक्राणुओं की जो लंबाई होती है दोस्तों वो 5 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 5 माइक्रोन होती है। इस शुक्राणु की बात कर रहे हैं। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह शुक्राणु जो दोस्तों, यह शुक्राणु की लंबाई लगभग 5 माइक्रोन होता है। शुक्राणु को हम अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्म कहते हैं। और इनकी संख्या 20 से 20 लाख तक होती है और लंबाई लगभग 5 माइक्रोन होता है।
कितना होता है? 5 माइक्रोन होता है। शुक्राणु शरीर में लगभग 30 दिन तक जीवित रहते हैं, लेकिन यदि आप हस्तमैथुन के माध्यम से हस्तलिखित करते हो दोस्तों, तो यह मात्र 72 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। कितने घंटों तक? 72 घंटों तक ही जीवित रहते हैं। तो शुक्राणु वृषण की कोशिकाओं द्वारा जो निर्माण हो रहा दोस्तों, नरयुग्मक अर्थात शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है, वो शुक्राणु के उत्पादन के लिए मानव शरीर के तापमान से कम होनी चाहिए। इनकी लंबाई जो होती है शुक्राणु की लगभग 5 माइक्रोन होती है, और इनकी संख्या जो होती है दोस्तों वो 20 से 20 लाख तक होती है। वृषण का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, वो होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। वृषण का जो मुख्य कार्य है, वो कार्य क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। क्या करना? शुक्राणुओं का निर्माण करना, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना, यह मुख्य कार्य माना जाता है दोस्तों वृषण की। किसकी? वृषण की। तो आपसे यदि पूछा जाता है पेपर में पैटर्न्स जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चनों को किस ढंग से पूछे जाते हैं मैं वो बता देता हूं कि वृषण का मुख्य कार्य क्या है। तो वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? शुक्राणुओं का निर्माण करना। का निर्माण करना। और दूसरा क्या है दोस्तों? यह क्या करता है? यह एक कार्य और शब्द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति भी करता है नर में। और यह क्या करता है? नर में क्या करता है दोस्तों? हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति भी करता है। यदि अपने से पेपर में पूछ लिया जाए और क्या करता है, तो नर में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करने का जो कार्य भी है दोस्तों, वो किसका है? अपना वृषण का है। तथा अब यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार के हार्मोन्स का उत्पन्न होता है। वृषण में शुक्राणु का उत्पन्न हो गया, निर्माण हो जाती है। अब इसके बाद जैसे हार्मोन्स की बात किया जाए, अब ये हार्मोन्स सबसे उत्पन्न होता है। लोको पायलट हो गए, एसएससी हो गई, किसी भी प्रकार के जहां यदि साइंस से संबंधित लग रहा है कि आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और हाँ बायोलॉजी का चैप्टर है दोस्तों, तो बिल्कुल सरल ढंग से आपको हार्मोन्स जरूर पूछेगा। तो हार्मोन्स की जैसे बात करें तो आपको बताना है टेस्टोस्टेरोन, निर्माण करता है, इनका भी निर्माण करता दोस्तों। तो चलिए आज अपन ने क्या देख लिया? वृषण का मुख्य कार्य में देख लिए कि वृषण क्या होता है, वृषण के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं और ये किस तरीके से कार्य करते हैं दोस्तों। एक होता अधिवृषण। अधिवृषण जो दूसरा पॉइंट है अपने नर जनन अंग के लिए, वो अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है। तो अधिवृषण की जो लंबाई होती है लगभग वो 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर। यह एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है दोस्तों। क्या होती है? कुंडलित नलिका होती है, जो कहाँ छिपी हुई रहती है? यह हमेशा वृषण के पीछे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? यह हमेशा वृषण के पीछे स्थित होती है और वृषण के पीछे ही स्थित होकर जुड़ी हुई भी रहती है दोस्तों। उन्हीं से, किन से? वृषण से ही जुड़ी हुई रहती है, अच्छी तरह से जुड़ी हुई रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक छोर से तो जुड़ा रहता है और दूसरी छोर से जो है वो अपने जो अधिवृषण की बात करें उस शुक्र वाहिका से जुड़ा होता है। एक छोर तो वृषण की जुड़ा होता है और दूसरा शुक्र वाहिका से जुड़ा होता है। इस बीच में मध्यस्थता का जो काम करता दोस्तों वो अधिवृषण करता। और उनकी कुल लंबाई की जो मैंने बात की, वो कुल लंबाई कुल कितने होते हैं? 6 मीटर होते हैं।
कितने होते हैं? 6 मीटर। और इनको पूछने का तरीका जो होता है वो एक छड़नुमा होता है या गोलाकार होता है। तो आपको बताना कि छड़नुमा नहीं होती, ये एक लंबी कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है? लंबी कुंडलित नलिका होती है। हम बात करें यहाँ पे अधिविर्सन की। किसकी बात करें? अधिविर्सन। इनकी कुल लंबाई कितना है दोस्तों? 6 मीटर। लंबी कुंडलित नलिका है और यह अधिविर्सन विर्सन के पीछे स्थित होता है और इस अधिविर्सन की एक सिरा इस विर्सन से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा शुक्रवाहिका से जुड़ा होता है। इस तरह से दोस्तों यह जो अधिविर्सन जो है वो मध्यस्थता का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मध्यस्थता का कार्य करता है। मध्यस्थता में भी क्या? तो विर्सन से शुक्राणु को लेकर, स्पर्म की बात कर रहे हैं, जो नर में बनता है दोस्तों, पुरुषों में तैयार होता है। शुक्राणु की बात करते हैं, एक तरल पदार्थ होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इसकी हम बात करें, यह जो होता है इनको आगे भेजने का जो कार्य करता दोस्तों वो अधिविर्सन का है। विर्सन से लिया किसने? अधिविर्सन, और उसको कहां भेजा? शुक्रवाहिका में। तो एक मध्यस्थता का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? एक मध्यस्थता का कार्य कर रहा है। तो आप यहां लिख सकते हो कि अधिविर्सन जो है शुक्राणु को आगे शुक्रवाहिका तक भेजने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? भेजने का कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों? अधिविर्सन। विर्सन में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है और एक हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। नर में जिस हार्मोन्स का निर्माण होता है, जनन हार्मोन्स का जो निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना विर्सन के द्वारा होता है। विर्सन कहाँ होती है? विर्सन कोश में होता है। और विर्सन कोश क्या? एक प्रकार का थैलीनुमा रचना होती है, त्वचा का बना हुआ एक थैलीनुमा रचना होता है और वो शरीर के बाहर लटकता रहता है। विर्सन 2 जोड़े में पाए जाते हैं दोस्तों। प्रथम शुक्राणु का या प्राथमिक अंग जो माना जाता दोस्तों वो अंग विर्सन ही कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अंग विर्सन ही कहलाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शुक्राशय की। किसकी बात करेंगे? शुक्राशय की बात करेंगे। शुक्राशय भी बहुत अहम योगदान रखता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करता है कि अधिविर्सन से शुक्राणु लिया और शुक्राशय में पहुंच गया। किसमें पहुंच गया? शुक्राशय में पहुंच गया। अभी शुक्राशय में पहुंचते ही एक तरल चिपचिपा पदार्थ का रूप ले लेता है। कौन? शुक्राणु। शुक्राशय से जो विर्सन निकलती है, जो शुक्राणु निकलती है वो एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। यहां जो हम बात करें प्रोस्टेट ग्रंथियों से मिलकर एक गाढ़ा पीला युक्त या सफेद युक्त पदार्थ का निर्माण कर देता है और उनको हस्तलिखित या हस्तमैथुन या किसी और के माध्यम से बाहर निकालना या उसको आगे की ओर भेजना, ये मध्यस्थता का काम हमारी शुक्रवाहिका करता है दोस्तों। शुक्राशय करता है। कौन करता है? शुक्राशय करता है। ये एक जो होती है पतली सी पेशीयुक्त भित्तियों वाली नलिकाएं होती है, ठीक है ना। रचना जैसी नलिकाएं होती है, पालीयुक्त रचनाएं होती है, इसको हम कहते हैं पालीयुक्त रचनाएं। शुक्राशय की जो रचनाएं होती है वो कैसी होती है? पालीयुक्त होती है। जो चिपचिपा होता है। प्रोस्टेट ग्रंथियों के द्वारा निर्मित ये तरल पदार्थ इसमें होती है और हस्तलिखित होने का कार्य, निर्माणित होने का कार्य यहीं पे संपन्न होता है दोस्तों। आगे की डिस्कस हम आगे की क्लास में करेंगे। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे, तब तक आप यहाँ तक पढ़ते रहिए। ये जो प्रजनन तंत्र है वो हमेशा 2 क्लास में कंप्लीट होती है। एक क्लास की मैंने अभी अब बात कर लिया, यहाँ तक बात कर लिया कि नर के अंदर जो जनन अंग है, लैंगिक जनन अंग, वो कौन कौन से है। विरसन और विरसन कोशिका की बात कर लिया, विरसन कोश की बात कर ली, उसके बाद हमने अधिविरसन की बात कर लिया, शुक्राशय की बात कर लिया, शुक्रवाहिका की बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे मूत्र मार्ग की, किसकी, मूत्र मार्ग की, और प्रोस्टेट की बात करेंगे। प्रोस्टेट क्या होता है, और अभी मादा जनन अंग अभी बाकी है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों राम राम।